A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट की थी। नाउ हमारी नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है इलिस्ट्रेशन नंबर 15। कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग। बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी कॉन्सेप्ट में? नो सर। तो आओ इलिस्ट्रेशन नंबर 15 करें। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। 6 पॉइंट्स गिवन है। तो पहले तो बना लो जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल ऑफ, सर ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं पता, डैश 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 लगा दो। देखो बेटा 11th और 12th क्लास में तो फॉर्मेट देखता ही देखता है बोर्ड। इवन आगे आप जो भी कोर्स करोगे, आप बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो, सीए करते हो, सीएस करते हो, सब जगह फिर ये बेसिक चीजें हो जाती हैं। इनमें गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहीं से हैबिट बना लो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन को करने की। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज एंड रुपीज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रिसीव्ड रुपीज 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। सुभाष हमारा डेटर था, प्रीवियस ईयर में हमें उससे 20,000 रिसीवेबल थे जो कि नॉन रिसीवेबल बन गए क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया या किसी और रीजन से उसने 20,000 का हमें पेमेंट नहीं किया। तो जब उसने पेमेंट नहीं किया, नॉन रिकवरेबल हो गए, तो हमने उसको बेड डेट्स बुक कर लिया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब वो 20,000 सुभाष ने हमें करंट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिए। तो ये क्या है बेटा? बेड डेट्स रिकवर्ड है ना। सिखाया था मैंने आपको। हाँ सर ये बेड डेट्स रिकवर्ड हैं। तो एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 20,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर? नरेशन लिख लोगे या लिखवाऊं? यस नरेशन बताऊं या लिख लोगे? सर, लिख लेंगे। लिख लोगे। नरेशन तो अब बच्चों वाली बात होगी, अब तुम बड़े बच्चे हो, ठीक है ना। छोटे बच्चों वाली बात होगी नरेशन तो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। उसमें वो कह रहे हैं सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स रुपीज 50,000। सैलरी ड्यू टू लिखा है, सैलरी पेड नहीं लिखा, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स लिखा है। तो एक तो आपने सैलरी एक्सपेंसेस बुक करो। सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट है? 50,000 रुपीज। और ये ड्यू है, पे नहीं हुई, यानी टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना? 50,000 रुपीज। नरेशन लिख लोगे सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स। ठीक है ना। सेकंड में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बोल दो। देखो एक साइड तो हमने अपने एक्सपेंसेस बुक कर लिए, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट कर दिया मैंने 50,000। और क्योंकि सैलरीज अभी ड्यू हैं, पे नहीं हुई, तो हमारी लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड टू द लाइबिलिटी अकाउंट। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट कौन सा हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो उसको हमने सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट में 50,000 क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में हमने मान लो रेंट का पेमेंट किया 1,30,000, एग्जाम्पल मान लो 1,30,000। इस 130 में से तो 120 तो करंट ईयर को ही बिलोंग करता है,
जबकि रिमेनिंग 10,000 नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो जब हमने रेंट का पेमेंट किया होगा, आपने एंट्री पास की होगी रेंट अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू कैश अकाउंट। ये मैंने एग्जांपल लिया है 130 का, ठीक है ना, ये मैंने केवल एग्जांपल लिया है। अब बच्चों रेंट अकाउंट में डेबिट हो रखे हैं 130, जबकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ईयर एंड में केवल 1,20,000 ही हमें एक्सपेंस बुक करने होंगे, यानी 120 ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है 10,000 रुपीज, वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, क्या अकाउंट्स में प्लस माइनस होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं? अकाउंट्स में प्लस माइनस होते हैं या डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बोलने में? तो हमें रेंट अकाउंट में से 10,000 रुपीज रिमूव करने पड़ेंगे। रेंट एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट में अगर रिडक्शन लेके आना है तो एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और 10,000 क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में ही रेंट पे कर दिया, तो वो बन गया आपका प्रीपेड रेंट। क्लियर है ना बच्चों? तो एंट्री करेंगे हम प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अमाउंट विल बी 10,000। सर इससे क्या होगा? देखो, एक तो हमारा प्रीपेड रेंट अकाउंट आ गया, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया एडवांस में। नाउ वी हैव राइट टू रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द लैंडलॉर्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज व्हाई इट विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और रेंट एक्सपेंसेस हमने अपने 10,000 रुपीज से क्या कर लिए, डाउन। जैसे ही रेंट अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट किया, रेंट एक्सपेंसेस हमारे 10,000 से डाउन हो गए। बोलो, क्लियर है? पॉइंट नंबर 4। यस सर। पॉइंट नंबर 4 देखो, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 50,000। 50,000 रुपीज का फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन कितना लिख रखा है, 10%। क्या पर एनम लिखा हुआ है? नहीं सर, पर एनम वाली तो कोई बात नहीं लिखी। सर पर एनम मतलब, अरे सिखाया था तुम्हें, 10% पर एनम नहीं लिखा हुआ। पर एनम लिखता तो 10% पूरे साल का, यानी पर एनम लिखे तो हम टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं। सिखाया था ना? यस। अरे जवाब तो दो डिंपल, इशिका। यस सर। हाँ, ये चीजें सिखाई थी मैंने बेटा। पर एनम का मतलब मैंने सिखाया था आप लोगों को कि पर एनम जब लिख दे रेट के साथ तो आपको टाइम फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जब रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ तो फिर हम टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 50,000 रुपीज, 50,000 का 10% दैट इज 5,000। एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? 5,000 रुपीज। 50,000 का 10%। सर नरेशन क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, ठीक है ना? ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। नाउ पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ में वो कह रहा है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 10 लाख। कैपिटल है आपकी 10 लाख और आपको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो 10 लाख का 12%, सर देखो ना 1%, 2 जीरो आप पीछे से रिमूव कर दो, 1% हो गया 10,000 रुपीज, 12% हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज। क्लियर ना? तो एंट्री पास कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट। कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, 1,20,000 अमाउंट होगा, ठीक है ना। नरेशन लिख दो, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% ऑन ₹10 लाख। लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन का, पॉइंट नंबर 6, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करनी है। मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है या इनकम? एक्सपेंस होता है या इनकम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन बताएगा? एक्सपेंस बिजनेस के लिए ना। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस चार्ज करता है, इनकम होती है, इनकम होती है। बिजनेस चार्ज करता है ओनर से। ओनर ने बिजनेस के फंड्स में से जो अमाउंट अपने पर्सनल पर्पस से यूटिलाइज कर लिया, विड्रॉ कर लिया, वो होती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पे अगर बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी इनकम फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट कितना? 8,000 रुपीज। 8,000 आप अमाउंट कॉलम में लिख दो, ठीक है ना। ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 15 कंप्लीट। बोलो कोई डाउट? नो सर। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 16। ये क्वेश्चन साथ साथ कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक बार वापस पढ़ लो। मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है मेरे को कि तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े नहीं है, बस जब मैंने पढ़ाया तब पढ़ लिया और उसके बाद रिवाइज नहीं किया। तो हमें दे रखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स। तो जर्नल ऑफ राधा कमल एंड सन्स, एक मिनट रुको बच्चे। हाँ जी, तो जर्नल ऑफ राधा कमल एंड सन्स, यहां पे हो गए आपके अमाउंट के कॉलम्स। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ रुपीज एंड रुपीज। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर द कैरियज। हमने 50,000 रुपीज के नीलेश से गुड्स परचेज किए हैं। 50,000 रुपीज के नीलेश से गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश, और हमने 1,000 कैरियज भी पे किया। क्या हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं बच्चों? बोलो, क्या कोई हम एसेट परचेज कर रहे हैं? आंसर इज नो सर, हम तो गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो एंट्री करो परचेज अकाउंट डेबिट, 50,000 रुपीज। सर 1,000 का कैरियज भी तो पे किया, तो मुझे बताओ गुड्स या असेट्स? गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, तो कैरियज एक्सपेंसेस जो आपने किए वो परचेज अकाउंट में डेबिट थोड़ी ना करेंगे, वो हम अपने एक्सपेंसेस बुक करेंगे। तो कैरियज इनवर्ट्स अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज करेंगे तो कैरियज इनवर्ट्स होंगे ना। सामान को लाने का खर्चा फैक्ट्री में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो जब गुड्स परचेज करते हैं और एक्सपेंसेस हमें इनकर करने हैं तो उनको बोलते हैं कैरियज इनवर्ट्स। तो कैरियज इनवर्ट्स अकाउंट डेबिट कितने? 1,000
और पेमेंट कितना किया टू कैश अकाउंट 51,000। देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज एक्सपेंस है डेबिट कर दिया, कैरियज इनवर्स एक्सपेंस है डेबिट कर दिया, और कैश अकाउंट कॉमन है इसलिए हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर ली, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया टोटल अमाउंट से 51,000 रुपीज से। बोलो क्लियर है क्या? यस सर इसमें नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज फॉर कैश एंड कैरियज पेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है पेड टू सीता 9,650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ रुपीज 10,000। सीता को 10,000 ड्यू थे, हमने केवल 9,650 रुपीज का पेमेंट करके उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। सीता कौन होगी? हमारी क्रेडिटर ही होगी, सप्लायर होगी, सप्लायर को ही तो पेमेंट ड्यू होता है। हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए हो सकते हैं सीता से, तो सीता को पेमेंट करो। सीता अकाउंट डेबिट। सर कितना? अरे 10,000 ड्यू थे तो 10,000 ही तो डेबिट करोगे। टू पेमेंट कैश से किया या चेक से? सर कुछ नहीं लिखा तो कैश से ही किया, तो टू कैश अकाउंट 9,650। बैलेंस कितना रहा? 350। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 350। क्लियर है? पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में वो हमें बोल रहा है परचेज्ड अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ रुपीज 3 लाख। आपने मशीनरी परचेज की है 3 लाख रुपीज का, तो आपने इशू किया चेक। ठीक है ना? उसके बाद 25,000 पे किए इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 25,000 मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे आपने खर्च किए और ये 25,000 पे किए इन कैश। मैंने आपको पढ़ाया था कि whenever any fixed asset is purchased, then whatever expenses has been incurred by the business organization on its purchase plus installation plus freight, all such expenses will be debited to that fixed asset account till such fixed asset is in ready to use condition। यानी फिक्स असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के सब खर्चे फिक्स असेट अकाउंट में ही डेबिट होते हैं, यानी कैपिटलाइज होते हैं। याद है क्या कॉन्सेप्ट? अरे बोलो तो सही। यस सर। तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। सर चेक कितने का दिया था बताओ बच्चों? 3 लाख रुपए का। कैश 25,000 रुपीज। टोटल कितने हो गए? 3,25,000। उससे मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देखो बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट्स आप नहीं पढ़ोगे तो फिर रट्टे मारोगे, और अकाउंट्स में रट्टे मारना अलाउड नहीं है, प्रॉब्लम में आ जाओगे। कॉन्सेप्ट पढ़ो, तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी। डेबिट क्रेडिट के रूल्स तुम्हारे माइंड में होने चाहिए। तभी मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि बेटा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अच्छे से पढ़ लेना। चाहे वो इंग्लिश अप्रोच हो चाहे वो अमेरिकन अप्रोच हो, दोनों ही अप्रोच यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नॉलेज आपको दोनों अप्रोचेस की होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर इंग्लिश अप्रोच तो समझ में आ गया, अमेरिकन अप्रोच समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होगा, दोनों अप्रोचेस आपको समझ में आने चाहिए। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बोथ द अप्रोचेस और उनके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स फॉर रुपीज 15 लाख एंड टिम्बर फॉर रुपीज 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे ना, तो जो आपने ब्रिक्स परचेज की
और जो आपने टिम्बर परचेज की वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही तो इंक्लूड होंगी। एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट। टोटल पेमेंट कितना हुआ? 15 + 10 25 लाख रुपीज आप बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करोगे और 25 लाख रुपीज आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि पेमेंट किया है आपने चेक से। बोलो क्लियर है क्या? बोलो Yes, बच्चों। sir. तुम अगर बताओगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, purchased an old machinery for rupees 1 lakh and spent rupees 5,000 on its carriage and 20,000 on its immediate repairs. Entire payment is made by check. बेटा यहां पर मैं तुम्हें एक नई चीज समझाता हूं। यहां पर हमने ये नई मशीनरी परचेज की थी ना, यस और नो? पॉइंट नंबर 3 में जब आप कोई न्यू असेट परचेज करके लेके आते हो तो सक्सेसिव ईयर्स में जब उसके रिपेयर एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन न्यू मशीनरी होगा नेक्स्ट ईयर्स में, ठीक है ना, फर्दर ईयर्स के अंदर 2 साल बाद 3 साल बाद, जैसे आप बाइक या एक्टिवा भी परचेज करके लेके आते हो तो सेम ईयर में तो आप कोई सर्विसिंग नहीं कराते, लेकिन नेक्स्ट ईयर से सर्विसिंग कराना स्टार्ट कर देते हो। तो सर 1 महीने बाद ही करा लेते हैं फ्री सर्विस। अरे वो तो फ्री सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए आप कराते हो, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्विस की। बस एक इंजन ऑयल जरूर चेंज कराना चाहिए, क्योंकि नई बाइक या नए एक्टिवा में जब आप उसको 15 दिन 10 दिन चला लेते हो तो उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसते हैं, तो इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि इंजन ऑयल स्टार्टिंग में तो आपको 1 मंथ के बाद या 25 डेज के बाद आपको चेंज करवा लेना चाहिए। लेकिन एज सच कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर में तो नहीं होते, लेकिन फ्रॉम सेकेंड या थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स जब आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस करते हो, मैं बात कर रहा हूं नई मशीनरी की, तो उस केस में जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होंगे वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट में डेबिट होंगे। ठीक है ना? हम मशीनरी को कोई वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चे नहीं कर रहे, ये तो फिर रेकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं जो मशीनरी को प्रॉपर वे में रन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो न्यू मशीनरी पर सक्सेसिव ईयर्स में जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होंगे वो रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं, उनको हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट में डेबिट करेंगे इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। लेकिन जब आप एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, हमने फिफ्थ पॉइंट में देखो मशीनरी परचेज की है ओल्ड, यानी सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीस की। मुझे बताओ ये सेकेंड हैंड मशीनरी क्या वर्किंग कंडीशन में होगी? हाँ सर थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन इस पे रिपेयर्स के खर्चे करने पड़ेंगे इसको वर्किंग कंडीशन यानी रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए। यस और नो? यस सर। तो मैंने बताया था कि किसी भी असेट को वर्किंग कंडीशन यानी रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो उस असेट अकाउंट में ही कैपिटलाइज होते हैं, यानी उस असेट अकाउंट में ही उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो 1 लाख रुपीस की तो आपने ओल्ड मशीनरी परचेज की, प्लस 5,000 रुपीस के आपने कैरियज एक्सपेंसेस किए। सर कैरियज क्या होता है? अरे मशीनरी को अपनी फैक्ट्री साइट तक लाने के खर्चे, ठीक है ना। और 20,000 इमीडिएट रिपेयरिंग की, ये 20,000 के इमीडिएट रिपेयर एक्सपेंसेस किए। अगर ये रिपेयर एक्सपेंसेस नहीं करते तो ये मशीनरी वर्किंग कंडीशन में ही नहीं आती, यानी रेडी टू यूज कंडीशन में ही नहीं आती, इसलिए ये 20,000। ध्यान रखना केवल ओल्ड असेट के केस में ही होगा कि कोई ओल्ड असेट आप परचेज कर रहे हो या सेकेंड हैंड असेट आप परचेज कर रहे हो और उस पे इमीडिएट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो सच रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस विल बी कैपिटलाइज्ड यानी उस असेट अकाउंट में ही वो डेबिट होंगे, उस असेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होंगे। ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे नहीं है, ये कैपिटल नेचर के खर्चे हैं, क्योंकि ये खर्चे किए बिना हम इस मशीनरी को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाएंगे। तो सर ये जो नई मशीनरी हमने परचेज की थी 2 साल बाद जब इस पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस करेंगे तो वो भी मशीनरी अकाउंट में डेबिट? नो, मशीनरी अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। वो तो फिर रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं। क्या वो
रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो हम 2 साल बाद या 3 साल बाद करेंगे, क्या उससे ये मशीनरी रेडी टू यूज कंडीशन में आएगी? रेडी टू यूज कंडीशन में तो ऑलरेडी आ चुकी जब आपने परचेज की और 3 लाख रुपीज आपने चेक से पेमेंट किया और 25,000 रुपीज के आपने कैरिज पे किए थे या इंस्टॉलेशन पे खर्चे किए थे, तो मशीनरी तो उसी टाइम रेडी टू यूज कंडीशन में आ गई थी। एक बार रेडी टू यूज कंडीशन में आने के बाद अगर बाद में सक्सेसिव ईयर्स में आप कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस करते हो तो फिर वो रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं, उनके वहां पर आप अपने एक्सपेंसेस बुक करोगे, ना कि उन एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करोगे। बोलो डिफरेंस समझ में आ गया? जवाब तो दो बच्चों। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,25,000 रुपीज। एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट जो पूरा किया है वो लिख रहा है कि पेमेंट चेक से किया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? टोटल 1,25,000 रुपीज। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। नो सर। सर कल हमारी फेस टू फेस क्लास है ना? हाँ बेटा। तो सर कल आप क्या पढ़ाओगे? क्लास में बताऊंगा। इतना एडवांस में जान के क्या करोगे? पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट पॉइंट, पेड ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। आपने ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर कराने के लिए 2,500 रुपीज का पेमेंट किया। क्या यहाँ पे बता रखा है कि ये ऑफिस फर्नीचर रिसेंटली परचेज हुआ था, सेकंड हैंड परचेज हुआ था, तो उसके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे किए? क्या ऐसा कुछ लिखा है? आंसर इज नो। इट मीन्स हम यहाँ पर ये अज्यूम करेंगे कि ये ऑफिस फर्नीचर पहले कभी परचेज किया गया था और अब उसके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपको अपने एक्सपेंसेस बुक करने हैं। आप एंट्री करोगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 2,500। पेमेंट कैश में किया, चेक से किया? कुछ नहीं लिख रखा, तो कैश से, तो टू कैश अकाउंट 2,500। नरेशन में लिख दो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस फर्नीचर। बोलो हो गया ये क्वेश्चन भी? कोई डाउट बच्चों? बोलो कोई डाउट है क्या? इतने चुप चुप क्यों हो आज? इतने चुप क्यों हो? क्या बात है? डिफिकल्टी फील हो रही है क्या? कोई डिफिकल्टी फील हो रही है? तो इतने चुप कैसे हो आज? क्या हो गया? मम्मी ने डांट दिया? नो सर। तो पापा ने डांट दिया? नहीं सर, पापा ने भी नहीं डांटा, मम्मी ने भी नहीं डांटा। तो फिर क्या बात है? कॉन्सेप्ट रिवाइज करके नहीं आए क्या? नहीं सर ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर पढ़ो ना आराम से, मजे से, क्या दिक्कत है फिर? सर देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 17 तो बहुत बड़ा है, तो इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ। आज के लिए इतना ही रखो फिर, ठीक है ना? यस सर। 5 मिनट्स में बेटा ये नहीं हो पाएगा। आज मेरे को ये फीलिंग आई कि आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज नहीं किए हैं, इसलिए मैंने धीरे धीरे पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होगा। आज आप ये 2 क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ये आपको करने हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। बेटा कल संडे था, ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जो फर्दर चैप्टर्स हैं फिर वो हम स्पीडी वे में करेंगे, क्योंकि बेसिक्स मैंने ऑलरेडी आपके प्रिपेयर करा दिए हैं। नया ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, यही बेसिक्स हमारे काम आएंगे। आगे कुछ नया पढ़ेंगे तो वो ऐड होता जाएगा, मतलब कि उसको भी फर्दर फिर हमें जो प्रीवियसली मैंने पढ़ा दिया, जो नया पढ़ेंगे वो ऐड होके वो फर्दर फिर काम आएगा हमारे। तो अगर आपका यही पोर्शन वीक है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो फिर नया तो आप क्या समझोगे, और यहाँ तो फिर बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ पेंडिंग वर्क मत छोड़ो, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो, ताकि आपको प्रॉपर वे में स्मूथली समझ में आए कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. Okay beta, that's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye. थैंक यू सर। Thank you, sir.